वेलकम बच्चों, शुरू कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टेक्सचुअल क्वेश्चन एक्सरसाइज से। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, नीचे जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन से ऑप्शन इनकोरेक्ट है। कोरेक्ट नहीं बताने, इनकोरेक्ट कौन से हैं वो बताने हैं। तो देखो क्या क्या दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इन चारों में से कौन से ऑप्शन इनकोरेक्ट हैं वो बताइए। तो देखिए, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गया है। तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस नहीं हुआ है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बन, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ी है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का और रिडक्शन हुआ है लेड ऑक्साइड का, ना कि लेड का। तो इनकोरेक्ट ऑप्शन ही बताने हैं। तो मेरे ख्याल से जो थर्ड ऑप्शन है सी, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड बन गया। ऑप्शन सी एंड डी राइट आंसर हैं, लेकिन हमने बताने हैं इनकोरेक्ट कौन से हैं। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ए एंड बी, क्योंकि इनकोरेक्ट ऑप्शन हमने बताने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। गिवन इक्वेशन है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स अस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ये एक इक्वेशन दिया है। अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। चारों में से कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमें पता हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि जहाँ पर 2 सब्सटेंसेस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेस जहाँ पर एलिमेंट्स के आयन्स आपस में एक्सचेंज होकर के नए प्रोडक्ट बनाते हैं। और तीसरा है डीकम्पोजिशन में क्या होता है? सिंगल प्रोडक्ट टूट करके 2 या 2 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट बनाता है। और लास्ट में है डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो इनमें से चारों में से ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ देखो, कॉम्बिनेशन ये है नहीं, उसके बाद डीकम्पोजिशन भी ये नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, आयन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो क्या रह गया? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? देखो, एल्यूमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। अब इस डिस्प्लेसमेंट कौन किसको करेगा, उसके लिए मैंने ये सीरीज लिखी हुई है जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दी थी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों याद कर लेनी है। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो जो इस सीरीज में नीचे की तरफ आ रहे हैं वो लेस रिएक्टिव है, और जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो हाईली रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटासियम और सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम। तो जो ऊपर की तरफ है वो हाई रिएक्टिव है, और जो नीचे की तरफ है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर था, इसलिए इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, इसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम होता और यहाँ पर आयरन होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाता, यानी कि आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखेंगे, और ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद रहेगी तभी हम कर पाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट हैपन्स विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एडिंग टू आयरन फिलिंग? टिक करेक्ट आंसर। अगर हम HCl के अंदर आयरन फिलिंग डाल दें, ये HCl हो गया और ये आयरन हो गया, इसके अंदर हमने ये डाल दिया, रिएक्ट करवाया, तो क्या होगा?
ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो फर्स्ट आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस H2 गैस यहाँ पर निकल रही है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर है ए, इसका आंसर रह गया। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल था, लिखना रह गया था। क्वेश्चन 3 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 में पूछा है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ए केमिकल इक्वेशन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स। जिस केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम क्या हो? इक्वल हो। कहाँ पर? इन बोथ साइड ऑफ एरो, एरो के दोनों साइड। ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई हैं, यहाँ बीच में एरो हैं, एरो के दोनों साइड, इस साइड रिएक्टेंट होते हैं, उस साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो दोनों साइडों में अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। ऐसा कर, ये एग्जाम्पल भी हमने दिया है, 2H2 + O2 गिव्स अस 2H2O। तो यहाँ पर ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। ऐसा करना क्यों जरूरी है? इक्वेशन को बैलेंस करना इतना ज़्यादा जरूरी क्यों होता है? ये इसलिए जरूरी होता है, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मास। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब है कि हम मास को ना तो क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने के पीछे भी यही लॉजिक है कि जो कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करने के लिए ही किसी भी केमिकल इक्वेशन का इक्वल होना, बैलेंस होना ज़रूरी होता है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। जो स्टेटमेंट दी गई हैं उनको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और उसके बाद उनको बैलेंस करके दिखाना है। तो पहला इक्वेशन है कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से साथ कंबाइन करती है अमोनिया देने के लिए। हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2 कंबाइन होती हैं अमोनिया देने के लिए NH3। ये हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लिया केमिकल इक्वेशन में। अब इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होंगे? इधर हाइड्रोजन जो है वो 2 है और उधर हाइड्रोजन 3 है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से। 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। हाइड्रोजन इक्वल हो गए, नाइट्रोजन 2 है और इस साइड भी नाइट्रोजन 2 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाती है। पार्ट 2 में क्या कहता है? पार्ट 2 में कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो हवा में जलती है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2S + O2 हवा में जलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर मिल गए हैं। स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर H2SO2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और उधर ऑक्सीजन जो है 2 और 1 3 हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 and 2 4 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पर भी 2 2 जा 4 ऑक्सीजन मेरे ख्याल से हो गए हैं। यहाँ पर बराबर हो गए ऑक्सीजन, बिल्कुल हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ कितने हैं? 2 ही हैं। तो 2 2 जा 4। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 हैं और वहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं।
ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और उधर भी 2 और 2 4, सल्फर इधर सल्फर 2 हो गए और इधर सल्फर 1 ही है, तो इधर सल्फर करेंगे 2। तो अब सल्फर बराबर हो गए, लेकिन अब क्या ज़्यादा हो गए, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, 4 और वो 2 उधर थे 6। तो अब यहाँ पर हम 2 की बजाय क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करो, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। सल्फर 2 इंटू, तो यहाँ भी 2 इंटू, तो 2 सल्फर इधर है, 2 सल्फर इधर है, सल्फर इक्वेट हो गया। थर्ड आ जाओ किस चीज़ पे, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 6 ऑक्सीजन। अब दोनों तरफ से बैलेंस हो गई। बच्चों ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। आप इनको बैलेंस करने के लिए ABCD मेथड जो कल सिखाया था उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे बड़ी आसानी से आपसे ये सारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगी। थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट कहता है हाइड्रोजन सल्फेट गैस नहीं बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव द एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट के PPT यहाँ पर बन जाते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पहले इस साइड में आ जाओ, SO4 3 है, यहाँ SO4 सिर्फ एक ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर SO4 3 हो गए, यहाँ भी SO4 3 थे। अब यहाँ पर बेरियम 3 है और यहाँ पर बेरियम एक ही है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बेरियम और यहाँ पर ही 3 बेरियम, SO4 3 हो गए और यहाँ भी SO4 3 हो गए। अब आगे क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 1 और यहाँ पर भी एल्युमिनियम 1 ही है। तो आई थिंक ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये सॉरी Al2 है, तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अब Al2C3 Al2C3 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 कहता है पोटासियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो इधर क्या बैलेंस होगा, इधर बैलेंस होगा O वहाँ पर हाइड्रोजन 3 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 2 ही हैं। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आई थिंक ये हाइड्रोजन 3 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये हो गया 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर अब 2 पोटास हो गए तो यहाँ पर भी 2K प्लस 2 H2O 2K प्लस 2 H2O 2KOH प्लस H2। तो ये भी हमने बैलेंस कर ली। चारों इक्वेशन ट्रांसलेट कर लिया इनको केमिकल इक्वेशन में और इनको बैलेंस कर दिया। इन इक्वेशन को आप बैलेंस करने के लिए ABCD मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट A, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन HNO3 CaOH 2 CaNO3 H2O। पहले हाइड्रोजन बराबर कर लेंगे। इधर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 3। इस साइड में हाइड्रोजन सिर्फ 2 हैं, इस साइड में 3 हैं। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हाइड्रोजन 4 और इधर 2 हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इक्वेट हो गए। अब देखो NO3 उधर 2 हैं और इधर भी NO3 2 हो गए।
Ca इधर भी एक है और इधर भी एक है, ये भी इक्वेट हो गया। उसके बाद O2, यहाँ भी O2, तो ये भी हमारा इक्वेट हो गया। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई बड़ी आसानी से। चलते हैं बी पार्ट पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले बैलेंस कर लेते हैं H2, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अभी भी 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करते हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे कर ली और यहाँ पर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2NaOH H2SO4, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और इधर भी 2 और 2 4, सोडियम 2, इधर सोडियम 2, SO4 इधर भी एक है और इधर भी एक है। तो बच्चों इक्वेशन बैलेंस हो गई है। पार्ट 3 पे चलते हैं। NaCl AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 कैसे बैलेंस करेंगे। NaCl, तो अगर इसको ध्यान से देखें तो NaCl AgNO3NO। ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है, कुछ भी करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको। 4th इक्वेशन पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, बेरियम सल्फेट और HCl। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 1 ही है, इधर क्लोरीन 2 है और इधर क्लोरीन 1 है। तो क्या करना है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 हो गए और इधर क्लोरीन 2 हो गए। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस है और ये एक बैलेंस इक्वेशन बन जाती है। ये है PPT बेरियम सल्फेट की। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। क्या क्या इक्वेशन गिवन है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O वाटर। तो इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है। तो बैलेंस करने के लिए चेक करो, इधर कैल्शियम 1, इधर कैल्शियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन H2 और इधर भी हाइड्रोजन H2 बराबर हुए सारे। तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो पहले बैलेंस करने के लिए चेक करो। बैलेंस करने के लिए NO3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर NO3 2 है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। NO3 अब यहाँ पर भी 2 हो गए और इधर भी 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर सिल्वर अब कितने हो गए, 2, और उधर सिल्वर जो है वो 1 है। इसको भी बराबर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इक्वेशन दोनों से बराबर हो गई। दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड। इक्वेशन थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स अस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर एल्युमिनियम CuCl2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लोरीन इधर 6 हो गए, इधर क्लोरीन जो है वो 2 है, इधर भी अब 6 हो गए। इधर कॉपर 3 है, उधर कॉपर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉपर 3 हो गए। एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, तो 2Al प्लस 3CuCl2, 2AlCl3 प्लस 3 कॉपर। तो ये मेरे ख्याल से एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाती है। बिल्कुल सही, राइट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
लास्ट पे चलते हैं, क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड पोटासियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड KCl। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ चेक करेंगे, इस साइड में पोटास जो है वो 2 दे रखे हैं और इस साइड में पोटास अभी भी 1 ही दिखाई दे रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2K और इधर भी हो गया 2। अब क्लोरीन इधर 2 है तो उधर भी अब क्लोरीन 2 ही हो गए। बेरियम 1 है, SO4 1 है, इधर भी 1 है। तो अब ये मेरे ख्याल से बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। गिवन रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना था और उसको बैलेंस करना था। कर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें इक्वेशन को बैलेंस भी करना है और साथ में ये भी बताना है कि ये इक्वेशन कौन से रिएक्शन का, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो पोटासियम ब्रोमाइड, बेरियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, तो ये कैसा रिएक्शन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आयंस का एक्सचेंज हो पा रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ है, ऑलरेडी मेरे ख्याल बैलेंस नज़र आ रही है, लेकिन BaR2I2 यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 हो गया दोनों तरफ। अब इधर ये 1 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2K। ब्रोमीन यहाँ पर 2 हो गए और इधर भी ब्रोमीन 2 हो गए। बेरियम 1 है और बेरियम 1 है। मेरे ख्याल से अब इक्वेशन बैलेंस है। 2KBr BaI2 2Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो यहाँ बेरियम ब्रोमाइड के PPT और ये जो रिएक्शन है यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। Ki ये यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया और ये इसकी जगह यहाँ चला गया, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। किस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 8th का B है, जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट ब्रेक हो गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप देख पा रहे हो सिंगल सब्सटेंस 2 सब्सटेंसेस में डिवाइड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करने की ज़रूरत है, चेक करो। जिंक 1 है, कॉपर कार्बन 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 2 है। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पर कार्बन जो है वो 3 हो गए हैं और यहाँ पर कार्बन 2 हो गए। तो अब बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए, Z। सॉरी भैया, सॉरी। जिंक इक्वल है, कार्बन इक्वल है, ऑक्सीजन O2 प्लस O। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। ये ऑलरेडी इक्वेट है, इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये किसका एग्जाम्पल है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट C। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl2 2Cl2। ऑलरेडी बराबर पहले लिख दिया है, तो H2Cl2 2HCl। ये कैसा एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर 2 सब्सटेंसों ने मिलकर एक कंपाउंड बनाया है, सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखो क्या हुआ, Mg प्लस 2HCl
गिव्स अस MgCl2H2। तो यहाँ देखो MgCl2, यहाँ भी Cl2, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इक्वेशन तो बैलेंस है ऑलरेडी। एग्जाम्पल कैसा है, यहाँ पर Mg ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? वो रिएक्शन जिनमें के होने से एनर्जी निकलती है, दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी का एग्जिस्ट होना एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जहाँ पर रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जहाँ पर रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो वो तो हो गया एंडोथर्मिक। किसी चीज़ के टूटने से हीट निकली है, वो है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक when energy release during reaction। जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो वो होता है एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives us CaOH whole twice plus heat। ये जब होता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, गर्म भी होता है। भुजा हुआ चूना जिसको कली कहते हैं, सफ़ेद रंग की, उसको जब हम उसके अंदर जब हम पानी डालेंगे तो वो गर्म हो जाता है सॉल्यूशन, तो वहाँ पर हीट निकलती है। तो उसके अंदर पानी, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करना, ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पर कंटेनर के अंदर जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जहाँ पर रिएक्शन को शुरू करने के लिए हीट देने की ज़रूरत है, when energy is involved to start a reaction। जब रिएक्शन को शुरू करने के लिए एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी दी जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस यहाँ पर निकलती है और इसको करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। तो ये है एक्सोथर्मिक और ये है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जब रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो रेस्पिरेशन कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो हमें समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे आपको। कैसे समझाएंगे? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं, तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, तो वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जाती है और क्या करती है, जो फूड है उस फूड के साथ ऑक्सीडेशन करती है,
और साथ में क्या, जब हम वापस सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और साथ में हमें एनर्जी भी मिलती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है। रेस्पिरेशन इज एन exothermic process because we inhale oxygen which enters in the cells of body. This oxygen react with glucose and convert into CO2 and एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हम लिख भी सकते हैं, इस इक्वेशन को लिखा भी जा सकता है C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज, सांस से जो ऑक्सीजन अंदर गई O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। इसलिए जब हम खाना खाते हैं उस दौरान हमें गर्मी भी फील होती है, तो ये भी इसी का ही ड्यू टू दिस है। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि सांस से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन सेल्स के अंदर जाती है और सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करके हीट निकलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो हम सांस से बाहर छोड़ते हैं और साथ में वाटर भी निकलता है। तो इसलिए रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहा जाता है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। सीधा सा मतलब ये है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two or more substances add up to give a new single product। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जबकि बट in decomposition reaction a single product breaks into two or more substances। for example 2H2O वाटर टूटकर हो जाएगा 2H2O प्लस O2। तो ये है डीकम्पोजिशन और ये है कॉम्बिनेशन। तो इन एग्जाम्पल को देख करके आप कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का ही अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं
और डीकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूट करके दो नए प्रोडक्ट बनाता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यही इसमें बताना था। तो आई थिंक आपके समझ में आया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, राइट वन इक्वेशन इज फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के लिए एक एक इक्वेशन लिखनी है। वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एक एग्जाम्पल देना है जहाँ पर एनर्जी सप्लाई हीट से होती है, एक है एनर्जी सप्लाई लाइट से होती है, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि डीकम्पोजिशन के लिए एनर्जी मिलनी ज़रूरी है, बिना एनर्जी के डीकम्पोजिशन नहीं होता। एनर्जी हीट की फॉर्म में मिल सकती है, एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिल सकती है, और एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिल सकती है। ये तीन फॉर्म में हमें मिल सकती है। तो तीनों एनर्जी फॉर्म के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देने हैं। तो देखिए, तो पहले लिखेंगे हम फर्स्ट हीट। जब एनर्जी हीट की फॉर्म में मिलेगी, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, हमने अभी एग्जाम्पल किया भी था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर CO2 गैस निकलती है। ये था हीट का एग्जाम्पल। इसी तरह एग्जाम्पल लेके करेंगे अब लाइट का। लाइट में लेंगे हम AgCl, सिल्वर क्लोराइड in presence of sunlight 2Ag plus Cl2। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता था किसी ज़माने में। तीसरा एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पर एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिलेगी, H2O टूट के हो जाएगा 2H2 प्लस O2। यहाँ पर ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर हमें एनर्जी जो मिल रही है डीकम्पोजिशन के लिए वो गर्म करके मिल रही है। यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो हमें लाइट से मिल रही है, सनलाइट से हमें ये प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी हमें मिल रही है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये डीकम्पोजिशन के रिएक्शन के एग्जाम्पल थे अलग अलग एनर्जी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो बारी बारी से हम इनको समझेंगे। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन more reactive element displace the less reactive element, but in double displacement reaction exchange of ions occurs between कंपाउंड्स। तो ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह आप आ जाएगा, जबकि डबल डिस्प्लेस में कंपाउंड्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है और दो नए प्रोडक्ट बनते हैं।
दो नए प्रोडक्ट बनते हैं कर्स इन बिटवीन कंपाउंड्स एंड टू न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, दो नए प्रोडक्ट बनते हैं। इनके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस कर देगा NO3 2 प्लस 2Ag। सिल्वर अलग हो जाएगा क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह आप आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये कॉपर यहाँ पर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरीके से एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaSO4 इसके PPT यहाँ पर बनेंगे प्लस 2NaCl ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर देखो आयंस का एक्सचेंज हो गया, सोडियम और बेरियम के आयंस यहाँ पर चेंज हुए हैं और दो प्रोडक्ट नए बने हैं। दूसरी एक और बात, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होगा। वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। तो ये दोनों में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसके अंदर दो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से बनेंगे। यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और दो नए प्रोडक्ट बनेंगे, और उन दोनों प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट जो होगा वो प्रेसिपिटेट भी होगा। प्रेसिपिटेट मतलब एक ऐसा सॉलिड जो वाटर में इनसोलेबल है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में सिल्वर की रिफाइनिंग हो रही है। सिल्वर की रिफाइनिंग में इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिकवरी ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर की रिकवरी है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर की रिकवरी इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, वो होती है जब कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, इस प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है उसको लिखिए। इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर इसको रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा CuNO3 2 प्लस 2Ag, और इस प्रकार यहाँ सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगी। ये है रिएक्शन जो सिल्वर की रिफाइनिंग में होता है। सिल्वर रिफाइनिंग फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इन प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, a product is formed which is insoluble in water is known as precipitate। एक सॉलिड होता है जो पानी में इनसोल्युबल है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट formed is known as प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट पीपीटी की फॉर्म में बने। तो ऐसा एग्जाम्पल भी हम दे देंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को जब रिएक्ट करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट जो है वो पीपीटी की फॉर्म में बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। ये एक्वस फॉर्म में होता है, गीला होता है। तो ये है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सॉलिड है जो पानी में इनसोल्यूबल है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट में अक्सर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म इन गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाइए क्या होते हैं इन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16, पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, मिल जाना, वो है ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस 2 कॉपर ऑक्साइड। हवा में अगर कॉपर को हम खुला छोड़ दें तो हवा से ऑक्सीजन लेकर के वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। दूसरा एग्जाम्पल 2H2 प्लस O2, ये हमें देगा 2H2O। रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है। ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ड्यूरिंग रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। आगे है रिडक्शन। रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन, इज नोन एज रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल ZnO प्लस C कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये है रिडक्शन। इसी तरह से CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी एंड गिव H2O। तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गई, यहाँ जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गई, तो ये है रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई हाइड्रोजन से, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई कॉपर से, ये है ऑक्सीडेशन। तो दीज आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है ये शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है, कोई एक ब्राउन है कलर का कोई एलिमेंट है जो शाइन करता है, उसको हीट किया जाता है एयर में, इट बिकम ब्लैक इन कलर। तो ये जब इसको हम हवा में गर्म करते हैं तो ये काले रंग का हो जाता है। नेम द एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। इस एक्स एलिमेंट का नाम बताओ और जो काले रंग का कंपाउंड बना है उसका भी नाम बताइए। तो शाइनी ब्राउन जो है वो है कॉपर, वो है कॉपर Cu। जब हम कॉपर को हवा में गर्म करते हैं, तांबे को जब गर्म किया जाता है तो उसके ऊपर एक काली परत बन जाती है, उस पर ऑक्सीजन की परत लग जाती है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कंपाउंड। तो ब्लैक कंपाउंड जो एक्स कंपाउंड है, एक्स कंपाउंड हमारे पास कॉपर है, कॉपर से क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना है जिसका रंग ब्लैक हो गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल? इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही आपको समझा देते हैं। आयरन पर पेंट करना बच्चों क्यों ज़रूरी होता है? आयरन पर पेंट करना क्यों ज़रूरी होता है? वी पेंट ऑन आयरन सरफेस, we paint on iron surface to prevent it from rusting। जंग लगने से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं आयरन को, सिंपल सी बात है। ऑयल एंड फैट कंटेंट फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई? क्वेश्चन नंबर 19। तेल और फैट से बनी आइटम को हम नाइट्रोजन गैस में रखते हैं, क्यों? तो बच्चों नाइट्रोजन गैस फैट और ऑयल से रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद फैट एंड ऑयल in food। So we flushed fatty items with nitrogen gas to avoid the oxidation of fat and oil present in food। सिंपल सी बात है बच्चों कि नाइट्रोजन गैस फैट और ऑयल से रिएक्ट नहीं करती। तो जब हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं एनवल्प के अंदर तो ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाती है और उसमें सिर्फ नाइट्रोजन गैस रहती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो फूड के फैट से, फूड के ऑयल से रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकल चुकी है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन रिएक्ट करती ही नहीं। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस से भरी जाती है फैटी और ऑयली फूड को प्रिवेंट करने के लिए। किससे? फ्रॉम रेंसिडिटी से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? We use nitrogen gas to prevent the fatty food from
रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचाने के लिए, भोजन को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोरेक्शन क्या होता है? कोरेक्शन, ईटिंग अप द आउटर सरफेस ऑफ मेटल्स ड्यू टू aerial oxygen, जो मेटल का ऊपरी सरफेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, जो हवा के अंदर, जो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है उसकी वजह से, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी इज स्पॉइलिंग ऑफ फैटी और oily food ड्यू टू oxidation is known as रेंसिडिटी। इसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। जब उसको स्मेल लेके देखते हैं, उसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, टेस्ट भी उसका खट्टा हो जाता है, तो कहते हैं कि खाना ख़राब हो गया है, वही है रेंसिडिटी, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। बच्चों करते हैं अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो लेसन के दौरान बीच में आए हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन दिए गए हैं, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है? तो बच्चों मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, जब वो हवा में आता है तो उसको रखते हैं कुछ देर, तो वो हवा के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जम जाती है। उस परत के साथ उसको जलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए आसानी से वो जल जाए, इसलिए जलाने से पहले उसको क्लीन करते हैं, सैंड पेपर से, रेगमार से उसको साफ़ कर लेते हैं ताकि जलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लिख भी देता हूँ मैं, टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इसलिए उसको क्लीन किया जाता है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इसी पेज पे दूसरा क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो रिएक्शन है उनके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2HCl, ये बैलेंस हो गई। उसके बाद बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2 बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड
इसको बैलेंस भी कीजिए, इसको बैलेंस भी कीजिए। SO4 यहाँ 3 है, यहाँ SO4 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर बेरियम 3 है, इधर बेरियम 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्लोरीन, इधर क्लोरीन 6 हो गए, इधर क्लोरीन 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक ये बराबर हो, इक्वल बैलेंस हो चुकी होगी। 3 BaCl2 Al2SO4 3, उसके बाद 3 BaSO4 और 2 बिल्कुल बैलेंस हो गई है। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन है सोडियम विद वाटर, सोडियम विद वाटर। ये हो गया सोडियम और ये हो गया वाटर। इससे मिलकर क्या बना? इससे मिलकर बना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकली है H2। इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? उधर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होने के बाद इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 हो गए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे ख्याल से अब ये बराबर है 2Na + 2H2O, 2NaOH और H2O। तो ये तीनों रिएक्शन हमने लिख दिए और इनको हमने बैलेंस भी कर दिया है। इसी पेज पे है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल। साथ में सिंबल भी लिखने हैं और इक्वेशन भी मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 2 है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का मतलब है BaCl2, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट रिएक्ट टू गिव द इनसोलेबल बेरियम सल्फेट। इनसोलेबल यानी कि PPT बने हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का, तो सॉल्यूशन है तो पानी मिला हुआ है, एक्वस हो गया। उसके बाद Na2CO और ये भी एक्वस है। उसके बाद PPT फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये PPT जो है वो सॉलिड होंगे। NaCl अभी भी एक्वस फॉर्म में ही है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन को लिख दिया और इसके साथ में कंपाउंड की स्टेट भी लिख दी है। जो ये सॉल्यूशन है पानी में है तो एक्वस हो गया, ये भी वाटर में है तो ये भी एक्वस हो गया, ये PPT है इनसॉल्युबल है तो ये सॉलिड हो गया, ये NaCl एक्वस है। सेकंड पार्ट है इसी का ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है तो एक्वस हो गया। जहाँ पर सॉल्यूशन है इसका मतलब एक्वस है। रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl, अभी भी सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो ये भी एक्वस है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो ये एक्वस हो गया। एंड वाटर प्लस H2O, ये तो लिक्विड स्टेट में है ही है। तो ये हमने पेज 3 पे जो पेज 6 पे जो 3 सम थे, 2 सम थे वो हमने कर लिए। चलते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ए सबस्टांस सॉल्यूशन ऑफ ए सबस्टांस X इज यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग। X सबस्टांस का कोई सॉल्यूशन है जिसको वाइट वाश के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेम द सबस्टांस X एंड राइट द फॉर्मूला। X का नाम लिखिए और उसका फॉर्मूला बताइए। राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस X इन अबाव विद द वाटर। पानी के साथ इस X सबस्टांस का रिएक्शन भी लिखिए। तो X सबस्टांस क्या है जो वाइट वाश के लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज
कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम भी इसका नाम है। और ये इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड। तो दूसरे में कहता है कि जब ये वाटर इसमें मिलाया जाएगा, H2O जब इसमें मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो ये बन जाएगा स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम बन जाएगा ये। इससे आगे भी है कि जब ये स्लैक्ड लाइम दीवारों पे होता है तो ये हवा, एयर के अंदर जो कार्बन होती है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और उसमें चमक आती है, और वही चमक आती है जो एक मार्बल में होती है। मार्बल का फॉर्मूला और CaCO3 सेम है, तो वहाँ तक हमें जाना नहीं है। सेकंड पार्ट कहता है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 में जो एक्टिविटी दी है उसमें जो गैस इकट्ठी होती है वो एक से अलग है। तो उसमें एक्टिविटी 1.7 क्या कहती है कि 1.7 के अंदर जो एक्टिविटी गिवन है वहाँ पर वाटर का हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो वाटर का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होएगी तो H2 + O2, तो यहाँ पे 2 और ये 2H2, ये फॉर्मूला है। तो H2 और O2 दो गैसें निकलती हैं, H2 और O2 दो गैसें निकलती हैं। तो एक गैस की रेशो दूसरी से अलग है, तो जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से डबल होगी बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। एनोड के ऊपर H2 ये होगा एट एनोड और ये होगा एट कैथोड। तो यहाँ पर जो गैस की मात्रा है वो एनोड पर डबल होगी एज कंपेयर टू कैथोड, 2:1 रेशो यहाँ पर होगी, क्योंकि फॉर्मूला यही है। जब दो हाइड्रोजन के निकलेंगे तब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो डबल इकट्ठी हो जाएगी एनोड पर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एट कैथोड। पेज नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन के नेल डाल दिए जाते हैं तो इसका रंग चेंज क्यों हो जाता है। Fe+CuSO4, कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन के नेल डाल दिए तो FeSO4 फेरिक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वो क्या करता है, यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद आ जाता है और इससे इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 13 पे, गिव एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल दीजिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl दोनों को मिलाया NaCl प्लस H2O। उसके बाद 2NaCl प्लस CaSO4 सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट Na2SO4 प्लस CaCl2। ये दोनों एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन जहाँ पर होता है, दो नए प्रोडक्ट जहाँ पर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई कीजिए के नीचे दिए गए रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ है। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज, पहले रिएक्शन के अंदर सोडियम इज ऑक्सीडाइज क्योंकि सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है,
तो लिखेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस। दूसरे के अंदर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गई है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज इनटू वाटर, H2O बन गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के H2O बन गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, पहले में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और O2 को खुद रिड्यूस हो गई। तो ये थे वो क्वेश्चन जो अंदर दिए गए थे टेक्स्ट में। तो बच्चों ये था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का कंप्लीट लेक्चर। बेसिक्स हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड पार्ट में हमने सभी क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आगे करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएगा अब आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू जॉइन टू अस।